आइए, इंडियन हिस्ट्री में आज अपने अशोक पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा था, फिर बिंदुसार को पढ़ा था। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र अशोक के बारे में बात करेंगे। यदि हम मौर्य प्रशासन की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इन दोनों पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और इन दोनों में से ही बात करेंगे, सब ज़्यादा क्वेश्चन किस पे आते हैं तो अशोक पर आते हैं। उसी की आज हम बात करने जा रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिए, अशोक। अशोक आप जानते हो, इनके जो पहले तो पिता का नाम लिखो। इनके पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार, इससे पहले हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा था। लिखिए, इनके काल में अशोक उज्जैन का गवर्नर था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। इस अशोक को लगा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके काल में अशोक उज्जैन का गवर्नर था। चले आइए, अशोक जो है, इसकी माता का नाम था सुभद्रांगी। सुभद्रांगी, माता का नाम सुभद्रांगी था। ठीक, चलिए हेडिंग डाल दीजिए, उपाधि। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रियदर्शी, अशोक ने ये उपाधि प्राप्त की थी, देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रियदर्शी। देखिए, देवानाम प्रियदर्शी है, दो ने उपाधि धारण की थी। एक तो अशोक था, एक अशोक का पुत्र था दशरथ। इन दोनों ने देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, लिखिए, देवताओं में प्रिय। देवताओं में प्रिय, देवताओं में प्रिय। देखिए, अशोक के बारे में आप जानते हो, हिंदू धर्म का था ये, लेकिन इसने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। जब इसने बौद्ध धर्म अपनाया था, फिर भी ये हिंदू धर्म में आस्था रखता था। इसका अर्थ ये भी निकलता है, एक लाइन लिख दीजिए, यहां पे लिखिए, अशोक हिंदू धर्म का था। अशोक हिंदू धर्म का था, जिसने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी, जिसने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था रखी थी। हिंदू धर्म में आस्था रखी थी। चलें, अब देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। अशोक की पत्नी है, अशोक के पुत्र है, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इनके जो पुत्र थे या पुत्री थी, इनका संबंध कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था, ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं।
तो सबसे पहले तो हमें यह बात करनी पड़ेगी कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया कब था और उसके पीछे की कहानी क्या है। तो अशोक वैसे देखा जाए तो साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करता था। सम्राट बनने के लिए अशोक ने कई युद्ध किए और यहां तक कि मैंने आपको बताया भी था कि अशोक ने शासन प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों का वध कर दिया था, हत्या कर दी थी। मतलब भाइयों की लाशों पर इसने सिंहासन खड़ा किया था। ये एक हकीकत है, समझे ना बात को। लेकिन बाद में इसका मन बदला, इसके विचार बदले और इसने युद्ध विजय की नीति को छोड़कर धर्म विजय की नीति को अपना लिया कि अब मैं धर्म के रास्ते पर चलूंगा, युद्ध के रास्ते पर नहीं चलूंगा। तो इसका बैकग्राउंड क्या है हमें यह समझना पड़ेगा। तो इसका बैकग्राउंड है एक युद्ध, कलिंग का युद्ध, मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे मैंने यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के बात अपनी पूरी कर दी है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना, यहां तक क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक के पुत्र का क्या नाम था, यहां तक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। आ जाइए, ऐसे लिखिए, संबंधित युद्ध ये है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध, ये ध्यान रखना, 261 बीसी, ये भूल के भी मत भूल जाना। कम से कम 3-4 बार इस क्वेश्चन को मैं देख चुका हूं। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, सीधा देता है 261 बीसी या ईस्वी पूर्व, ठीक। अब यदि हम ये बात करें कि ये जो कलिंग है ये वर्तमान में कहां है, ध्यान रखना, ये वर्तमान में ओडिशा के अंदर है, वर्तमान ओडिशा के अंदर है। ये हुआ था अशोक वर्सेस अनन्या। अनन्या ये कलिंग का शासक था, इसके बीच में हुआ था ये। इसमें ये जो अशोक है ये विजेता रहा। अशोक विजेता रहा इसके अंदर। चले आइए अब कलिंग के युद्ध पे ही चलिए। एक तो देखिए ये क्वेश्चन खूब आता है, आगे मैं बात करूंगा इन सब की कि इसका उल्लेख कहां है। शिलालेख 13 में, ये रच बस जाना चाहिए आपके। मैं वो बातें बता रहा हूं जो स्टैटिक है, आती है। कलिंग के युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में दिया गया है, 13 में। आगे भी बात करूंगा, ठीक है। अब इस युद्ध की विशेष क्या बात थी, ठीक है ना। आइए पहला लिखिए, इसमें लिखो, इस युद्ध में अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। अंडरलाइन करें तोसली को, जो बात बता रहा हूं यही याद कर लेना, घर पे जाके इसको रिवीजन करो। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, कि कलिंग की राजधानी कौन सी थी, ठीक है ना। जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था उस समय कलिंग की राजधानी कौन सी थी, तोसली, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। दूसरा लिखिए, इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए।
और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। डेढ़ लाख लोग बंदी बनाए गए। इस घटना से अशोक का हृदय विचलित हो गया। इस घटना से अशोक का हृदय विचलित हो गया और उसने युद्ध विजय की नीति को छोड़कर धर्म विजय की नीति को अपना लिया। युद्ध विजय की नीति को छोड़कर धर्म विजय की नीति को अपना लिया। चले आइए जी, अब देखो इसने धर्म को अपना लिया तो अलग अलग इतिहासकार अपनी अलग अलग बात कहते हैं। जैसे कई ग्रंथ है उनके बारे में आपको जानना है। अभी आपका आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन आ जाता है, इसी 2 के अंदर ही लिखना है आपने, अलग से नंबर नहीं डालना। लिखिए संबंधित ग्रंथ। सबसे पहले तो इनके बारे में बात करेंगे, महावंश और दीपवंश। महावंश और दीपवंश। ये जो महावंश है इसके राइटर हैं महामाना। इसके राइटर महामाना है। और जो दीपवंश है इसके राइटर हैं दीपंकर। दीपवंश जो है उसके राइटर है दीपंकर। ठीक, आइए अब देखिए इनमें बताया गया है। ठीक है, एक और है ग्रंथ, उसका नाम है दिव्यावदान। ठीक है ना, तीनों ग्रंथ महत्वपूर्ण है। अब देखिए मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको ताकि आप में एक विश्वास पैदा हो जाए। मैंने आपको टेलीग्राम पे एक पेपर भेजा था, मुझे पूरा विश्वास है आपने नहीं देखा होगा। मैं मान के चलता हूं कि आप जो ये अनुसरण करते हो ये बहुत शानदार अनुसरण करते हो, शानदार, गुड। नहीं पढ़ना भी आसान बात नहीं होती है। उससे आप समझना कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें किस तरीके से पेपर बनेंगे, क्या होगा। आइए आप उसके अंदर से मैं बता दूंगा, क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, उस क्वेश्चन को लिखना है आपने। यहां पर चेक करूंगा मैं, ध्यान रखना। अब ये चीजें है ना आपके लिए जरूरी हो गई है ये।
एक तो जिस क्वेश्चन को देखते हैं वो मिलता नहीं है। हाँ ये रहा, 137 नंबर क्वेश्चन है, आरएस वाला जो पेपर था ना उसके अंदर आया हुआ है, भेजा हुआ है, मैं बताऊंगा वहां लिख लेना, ठीक है ना। 137 नंबर है। इसमें देखिए क्या दिया है, ये ध्यान से, निम्न में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना, निम्न में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है, समझाई, संस्कृत भाषा में की गई है। तो उसमें ऑप्शन है दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश, आर्य मंजूश्री मूलकल्प। अब हो सकता है मैं तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प ना लिखाऊं, यार कोई जरूरी नहीं है, इतने सारे साहित्य पता नहीं कौन सा दे दे, हर कोई चीज थोड़ी हो सकती है, समझते हो इन चीजों को, ठीक है। लेकिन यदि आपको इन तीनों के बारे में जानकारी है जो मैं यहां लिखा रहा हूं, जबकि दो के बारे में भी जानकारी है, तो भी आप कर दोगे, ठीक है ना। जैसे इसने कहा कि संस्कृत भाषा में की गई है, अब ये जो दोनों है ना, ये है इन दोनों की भाषा जो है पाली भाषा है, अब ये संस्कृत के नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है, तो एक है दिव्यावदान, दूसरा है दीपवंश, तीसरा है महावंश, डी है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। मतलब जहां पर बी और सी है वो आंसर नहीं हो सकता। अब आप जब देखोगे ना तो बी और सी, ये पहला और दूसरा है, दो तो सीधे ही कट गए, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ये, ठीक है ना। ये चलिए अब एक बार लिखो, फिर मैं समझाता हूं आपको। लिखिए, इन बौद्ध साहित्यों के अनुसार, इन बौद्ध साहित्यों के अनुसार, इन बौद्ध साहित्यों के अनुसार अशोक ने न्याग्रोथ के कहने पर, अशोक ने न्याग्रोथ के कहने पर बौद्ध धर्म को अपनाया था, न्याग्रोथ के कहने पर बौद्ध धर्म को अपनाया था। न्याग्रोथ के कहने पर बौद्ध धर्म को अपनाया था। आइए तीसरा लिखिए, दिव्यावदान, दिव्यावदान इसके जो राइटर हैं, इसके राइटर हैं ईबी कोवेल, ईबी कोवेल, ईबी कोवेल इसके राइटर हैं, और एक और है आर ए नील, आर ए नील राइटर है। और इसकी जो भाषा है ये है संस्कृत, इसकी जो भाषा है संस्कृत। इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें लिखो, इस बौद्ध साहित्य के अनुसार, इस बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने बाल पंडित उपगुप्त के कहने पर, बाल पंडित उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म अपनाया था। बाल पंडित उपगुप्त के कहने पर
बौद्ध धर्म अपनाया था? बाल पंडित उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, होगी बात सारी। अब मैंने आपके टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन भेजा है, निकालो उसको। टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन भेजा है, इसको यहां लिखना है आपने। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन को करने की क्षमता आप में आ गई है क्या? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आपको कई चीजों को नहीं पता है। बताइए, क्या इस क्वेश्चन को करने की क्षमता आप में आ चुकी है? समझ गए ना? चाहे आपको आर्य मंजूश्री मूल कल्प का नहीं पता तो भी आप कर दोगे। समझे ना बात को? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ए और डी। समझ गए ना? आइए, चलो, अपने पास वैसे तो इसका नहीं है, लेकिन जब हमारे सामने कोई चीज आ गई है तो हम उसको लिख लेते हैं, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। इस कारण से आप नोट डाल के लिखिए, आर्य मंजूश्री महाकल्प। आर्य मंजूश्री महाकल्प। अच्छा, मूल कल्प है क्या? कोई बात नहीं, माफी चाहूंगा, मूल कल्प। अब ये भी क्या है? एक तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये बौद्ध साहित्य है, सिंपल सी बात है। दूसरा, इसकी भाषा जो है ये है आपकी संस्कृत, संस्कृत भाषा है इसकी। इसमें लिखो, यह एक महायान बौद्ध धर्म ग्रंथ है। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथ है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है। ठीक है, इसके लेखक का नाम, इसके लेखक का नाम स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। इसके लेखक का नाम स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। समझ गए? क्लियर होगी बात सारी। तो यहां पर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब इसके बाद मैंने जो अभी आपको क्वेश्चन भेजा है टेलीग्राम पे, ठीक है ना, आरएस में आया हुआ है, 137 नंबर क्वेश्चन है, आप उसको ऐसा का ऐसा उतार लेना, इससे मस्त नोट्स होते हैं ये। ठीक है ना? समझ में आ गई बात सारी? आ जाइए, अब बौद्ध धर्म अपना लिया, अब इसने बौद्ध यात्राएं की, जो भी किया, इसने जो काम किए उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये बात करेंगे कि ये जो अशोक था, इनकी पत्नियां कौन कौन सी थी। एक पत्नी का नाम था कारुवाकी। कारुवाकी देवी, देवी, इसको वेदिसा भी कहा गया है। देवी वेदिसा। वैसे तो बहुत सारी थी। असंधिमित्रा, असंधिमित्रा, चलिए अब देखिए,
संतान लिखो, अशोक की संतान। महेंद्र, ये जो महेंद्र था ये अशोक का पहला पुत्र था, अशोक का पहला पुत्र था। संघमित्रा, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, वो संधिमित्रा है, वो ए और लगा हुआ है, ये संघमित्रा है। ये क्या है, इसकी पुत्री थी। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। अशोक ने निम्न में से किसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को। इसके आगे लिखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है एसएससी के अंदर आया हुआ है, लिख दीजिए। लिखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्हें श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका भेजा था, ठीक है। और भी कई पुत्र थे, तीवर था, कुणाल, 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 कुणाल के आगे लिख दो, इन्हें तक्षशिला के वायसराय के रूप में जाना जाता है। तक्षशिला के वायसराय के रूप में जाना जाता है। पांचवा लिखिए, जालूका, जालूका, जालूका। आइए, जालूका में लिखिए, इसका उल्लेख कल्हण की राजतरंगिणी में मिलता है। किताब का नाम है ये, बहुत बार आता है ये भी, लेकिन इसकी डिटेल जरूरी है। इसका उल्लेख कल्हण की राजतरंगिणी में मिलता है। तो राजतरंगिणी की लेखक कौन है? कल्हण। चले, आइए एक और लिख दीजिए, चारुमती। इसमें लिखिए, यह भी अशोक की पुत्री थी। चारुमती, यह अशोक की पुत्री थी। चले, आइए एक पत्नी का नाम और लिख लो, पद्मिनी। चले, आइए नेक्स्ट। आइए, अब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक की बौद्ध यात्राएं, अशोक की बौद्ध यात्राएं, ये आपको पूरा ध्यान रखना है और आपको क्रम पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो अशोक गया था, ये गया था बोध गया में। इसके आगे लिखना, अशोक की पहली बौद्ध यात्रा।
ये ध्यान रखना, क्रम पता होना चाहिए। पहली बौद्ध यात्रा, अंतिम बौद्ध यात्रा, ये सब जानकारी होनी चाहिए। कुशीनगर, अब ये सब चीजें आपको बताई हुई है। लुम्बिनी, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, याद कीजिए पहला उपदेश, श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती के आगे लिखो। हाँ जी, कोई बात नहीं, आराम से करो, मैं तो धीरे ही चलता हूं। इसमें लिखिए अशोक की अंतिम बौद्ध यात्रा। अशोक की अंतिम बौद्ध यात्रा। चले, आइए, ये है। तो ये बौद्ध यात्राएं हैं, गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। ये क्रम पता होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले कहाँ गए, फिर कहाँ गए, किन किन बौद्ध यात्राएं, कौन कौन सी बौद्ध यात्राएं की, ये। आइए, अब एक ग्रंथ है, उसके बारे में हमें बात करनी है। लिखिए, संबंधित ग्रंथ, ये है राजतरंगिणी। इसको स्पेशली टिक कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। राजतरंगिणी, चले, ठीक। राजतरंगिणी की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तरंगिणी, तरंगिणी का किसका पर्यायवाची होता है? तरंगिणी, तरंगिणी हिंदी नहीं पढ़ते, चलो कोई बात नहीं, नदी होता है। राजतरंगिणी का जो अर्थ है ये होता है राजाओं की नदी। ध्यान रखें, राजाओं की नदी। आइए, इसके जो राइटर हैं ये है कल्हण। ये जो कल्हण है, इनका संबंध क्या है? कश्मीर से है। ये कश्मीरी कवि है, कश्मीरी कवि है। और सॉरी, जो भाषा है ये है संस्कृत, भाषा संस्कृत है ये। इसमें लिखिए यह ग्रंथ ऐतिहासिक घटनाओं को यह ग्रंथ ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखने का पहला प्रयास है। क्रमबद्ध रूप से लिखने का पहला प्रयास है। इसी कारण से
इसी कारण से इसे भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। अंडरलाइन करें। इसी कारण से इसे भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। चलें, आइए अब आप देखिए इसमें कितने अध्याय हैं। ठीक है ना, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है। पहली बात तो ये क्वेश्चन है कितने अध्याय हैं, लेकिन अध्याय शब्द इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, इसमें अध्याय को जो कहा गया है वो कहा गया है तरंग। कॉलेज लेक्चरर 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2021 हिस्ट्री, उसमें ये क्वेश्चन आया है कि जो राज तरंगिणी है उसको कितने तरंगों में विभाजित किया गया है। ठीक है, और तरंग और अध्याय, लेसन या चरण, जो भी आप खंड कहना चाहो, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन यहां तरंग शब्द इस्तेमाल किया, आपके एग्जामिनर ने भी तरंग शब्द इस्तेमाल किया, तो आप भी इसको तरंग लेके चलो। ये है 8 तरंगों में विभाजित किया गया है। क्लियर? अब संस्कृत भाषा में है तो ऑब्वियसली बात है, संस्कृत भाषा का रूप क्या होता है? श्लोक। तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसके अंदर श्लोक कितने हैं। इसके अंदर जो श्लोक है ये है 7826। आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान रखना। 7826 ये श्लोक है ये। चलिए इसमें लिखो, ऐसे करो, यहां मत करो, इधर आ जाओ। यहां तो जगह तो बची होगी। पहले 3 अध्याय, मतलब जो पहले 3 अध्याय है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ऐसा मत समझना कि सर यार बहुत डीप पढ़ा रहे हैं, ये बेटा करना पड़ेगा। यदि ज़्यादा ही कोई आपके कुलकुली मची हुई है तो ये आरएएस का पेपर देख लो, आपको अपने आप पता लग जाएगा। अब वो बातें नहीं रही है, पटवारी वगैरह के जो भी आपके आने वाले समय में जो एग्जाम होंगे, आपको इसमें झलकियाँ मिलेगी इन चीज़ों की। कोई ज़रूरी नहीं है पूरा को पेपर मिले। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि श्लोक कितने हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहले 3 अध्याय में क्या बताया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि राजतरंगिणी में किस पर आधारित है। ठीक है, तो पहले 3 अध्याय इसमें क्या है, इसमें लिखिए, लिखो इसमें कश्मीर की पीढ़ी दर पीढ़ी से, कश्मीर की पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रही मौखिक परंपराओं का चित्रण है। मतलब ये किससे संबंधित हो गई? आप आसान भाषा में लिखना चाहो तो आप ये कह सकते हो ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर, मतलब कश्मीर की परंपराओं से संबंधित है। ब्रैकेट में लिख दीजिए कश्मीर की परंपराओं से संबंधित, क्योंकि देखो बेटा यही चीजें होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात लिखा रहा हूं। आइए अगले 3 अध्याय, अगले 3 अध्याय में भी क्या है, इसी को ही आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, लिख दीजिए, लिखिए इनमें भी
इनमें भी एक शब्द है, मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए बता देता हूं आपको। इनमें भी इतिवर्तात्मक ही है। इतिवर्तात्मक मतलब विस्तार, इसी को आगे बढ़ाया गया है। इतिवर्तात्मक ही है। होगी बात सारी। मतलब क्या लिखा दिया? इनमें भी इतिवर्तात्मक ही है। इतिवर्तात्मक मतलब क्या होता है? इसी को ही विस्तार। आप मोटे तौर पर यह कह सकते हो कि 6 अध्यायों में कश्मीर के बारे में बताया गया। तो राजतरंगिणी का संबंध मुख्य रूप से किस पर है? कश्मीर। ठीक है, आइए अब कितने बच गए? 2। लिखिए अगले 2 अध्याय या अंतिम 2 अध्याय, ऐसे लिखो। लिखिए इनमें कलहण के बारे में, इनमें कलहण के बारे में व्यक्तिगत जानकारी दी गई है। कलहण के बारे में व्यक्तिगत जानकारी दी गई है। तो 8 तरंगों के बारे में समझ गए आप? चले, होगी बात सारी। आओ एक चीज और ध्यान रखना, यहां एक लाइन लिख दीजिए भाई। ये इन्होंने लिखा था, यहां पे ऐसे लिखो, कश्मीर के शासक जय सिंह के काल में। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। आपसे यहां पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि जब राजतरंगिणी लिखी गई थी, कलहण ने लिखी थी, उसमें कश्मीर का शासक कौन था? जय सिंह। ठीक है ना? चलिए जी, ध्यान रखना। अब ये मेन यही है। लेकिन क्या हुआ, जैसे कोई किसी ने पुस्तक लिख दी, क्वेश्चन भी यही आता है, लेकिन इसको क्या आगे बढ़ाया गया। ठीक है ना? जैसे किसी ने धूम बना दी, फिर धूम 2 बना दी, धूम 3 बना दी, उसी से मिलते जुलते आगे चलते गए, डायरेक्टर बदलते गए, लेकिन फिल्में बनती रही। ऐसे ही होता है। तो यहां पर आप एक लाइन लिखिए राजतरंगिणी में ही, लिखिए राजतरंगिणी का विस्तार। राजतरंगिणी का विस्तार। राजतरंगिणी का विस्तार। यहां पे लिखिए द्वितीय राजतरंगिणी। द्वितीय राजतरंगिणी ये आई, और तृतीय राजतरंगिणी। चतुर्थ राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी के कितने विस्तार है? 4। समझे ना? ऐसे 4 विस्तार है ये। आइए अब ये जो है, इसमें लिख दीजिए, इसको किसने लिखा था? जोन राज ने। जोन राज, इसने विस्तार दिया था ये। जोन राज। एक शासक थे जैनुल आबदीन, उनके काल में। लिख दीजिए जैनुल आबदीन के समय। जैनुल आबदीन के समय। और जो तीसरी राजतरंगिणी है,
ये लिखी थी श्रीवर ने। श्रीवर, ये भी सेम है, जैनुल आबदीन के समय में। जैनुल आबदीन के समय में। और चौथी है, ये लिखी थी प्रज्ञा भट्ट व सुका ने, और ये लिखी थी अकबर के काल में। अकबर के काल में। तो राजतरंगिणी का जो विस्तार है 4 रूपों में हुआ है। दूसरी राजतरंगिणी जोनराज जैनुल आबदीन के काल में, और तीसरी राजतरंगिणी श्रीवर जैनुल आबदीन सेम, और सुका और प्रज्ञा भट्ट ये चतुर्थ राजतरंगिणी लिखी थी अकबर के काल में। तो इस तरीके से इसका ये विस्तार हुआ है, ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है ना, गड़बड़ी मत कर देना, महत्वपूर्ण होती है ये। एसआई में एक क्वेश्चन आया हुआ है, 1998 का है। उसमें ये पूछा गया है कि कल्हण की राजतरंगिणी की विषय वस्तु है। ठीक है, लिखना नहीं है, ये बाद में जब आपको एमसीक्यू कराऊंगा तब मैं सब चीजें ले आऊंगा आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा बेस जानना चाह रहा हूं राजतरंगिणी की विषय वस्तु क्या है। पहला ऑप्शन है धार्मिक मंत्रों का संग्रह है, सही है क्या? प्रेम कथाएं है क्या? हाँ या ना? नहीं। लोक कथाएं है या नहीं? या चौथा बोलूं? चौथा, हाँ। तो ऐसे बोल क्या सर, कंफ्यूज हो गए, लोक कथाएं परंपराओं से मिल गया ये। कश्मीर का वंशीय इतिहास, समझ गए ना? ये है। एक क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में पटवारी के अंदर, उसको भी सुन लीजिए। सही विकल्प चुने। इसमें यह कहा गया है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा रचित एक पुस्तक है। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा रचित एक पुस्तक है। ठीक है, पहला गीतों का एक संग्रह, दूसरा कश्मीर का इतिहास, तीसरा चंद्रगुप्त काल के बारे में, चौथा राज्य के प्रति राजा की निष्ठा के बारे में। 4 है, इन चारों में से कौन से सही है? केवल कश्मीर वाला सही। ये ऐसे आए हुए हैं सारे। तो शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? इसको बेटा ऐसे ही करना है। आइए अब लास्ट ऐसे लिख दीजिए, राजतरंगिणी में अन्य उल्लेख। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं और क्या क्या लिखा हुआ है। पहला लिखिए, या पहला लिख दिया क्या आपने? नहीं लिखा ना? तो इसमें ऐसे लिखो, इसमें ऐसे लिखो। इसमें यह बताया गया है कि, अन्य उल्लेख के नीचे लिखो, इसमें यह बताया गया है कि, इसमें यह बताया गया है कि, पहला लिखिए, अशोक ने कश्मीर पर आक्रमण किया था। अशोक ने कश्मीर पर आक्रमण किया था। दूसरा लिखिए, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी।
श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपसे ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, उलझा के आपसे क्या पूछेगा, ये चीजें पढ़ी होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे वह मौर्य शासक कौन था जिसने कश्मीर पर आक्रमण किया था, अशोक, ऐसे। ठीक है, तो तीसरा लिखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म से संबंधित नेपाल में देवपट्टन नामक नगर की स्थापना की थी। देवपट्टन नामक नगर की स्थापना की थी। अब यहां पे क्या क्वेश्चन बनता है, यहां पे क्वेश्चन ऐसे बनता है, आपसे ये पूछा जाता है, जैसे जो क्वेश्चन आया वो बता रहा हूं, नेपाल में बौद्ध धर्म के गमन का श्रेय किसे दिया जाता है, अशोक को। तो एक लाइन क्वेश्चन के रूप लिख लो आगे, अर्थात नेपाल में बौद्ध धर्म के गमन का श्रेय अशोक को दिया जाता है। नेपाल में बौद्ध धर्म के गमन का श्रेय अशोक को दिया जाता है। तो ये मैंने आपको बता दी। जब भी आप राज तरंगिणी के बारे में पढ़ो, चाहे अकबर के संबंध में कोई बात आ जाए, जैनुल अबादीन के संबंध में कोई बात आ जाए, तो सब चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं बेसिकली आपको बता दिया। कश्मीर की वंशावली के बारे में बताया गया है, उनकी परंपराओं के बारे में बताया गया है। वंशावली का मतलब शब्द दिया था ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। चलिए नेक्स्ट लिखिए, अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख। अब अभिलेखों के संबंध में मैं आपको बता चुका हूं, रिकॉर्ड होता है ये, और रिकॉर्ड किसी भी रूप में हो सकता है। मैं इसके 3 रूप बता रहा हूं, एक शिलालेख, एक स्तूप जिसको आप स्तंभ लेख भी कह सकते हो, स्तंभ लेख भी कह सकते हो जिसको आप, एक है ग्रंथ लेख। ग्रंथ लेख, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, समझ में आई जी बात सारी। चलिए देखो, अभिलेखों या शिलालेखों पर लिखने का जो काम स्टार्ट किया था वो अशोक ने किया था। ठीक है ना, उसी ने ये काम चालू करवाए थे। लिख दीजिए, लिखिए, शिलालेखों पर लिखने का प्रचलन शिलालेखों पर लिखने का प्रचलन अशोक ने ही प्रारंभ करवाया था। अशोक ने ही प्रारंभ कराया था। इसके माध्यम से वह, या इसके माध्यम से अशोक, ऐसे लिख दीजिए, इसके माध्यम से अशोक जनता को संबोधित करता था, मतलब एड्रेस करना। इसके माध्यम से अशोक जनता को संबोधित करता था। आइए अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं आपको मैं। अशोक के अभिलेखों को क्या है,
कोई पढ़ नहीं पाया था। इसको जो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ये बहुत बार आता है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आइए लिखिए। पढ़ने में सफलता ये मिली थी 1837 में। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। चलिए, कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं सर जेम्स प्रिंसेप नहीं था, जबकि 1750 में टीफे थेलर ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ लिया था, जबकि ये पूर्ण रूप से गलत बात है, ध्यान रखना। बाकायदा क्वेश्चन भी आ चुका है। ये नाम क्यों देते हैं, क्यों भटकाव है ये? वास्तव में भटकाव ये है कि इसने पढ़ा नहीं था। इसमें दिल्ली में अशोक के जो लेख है उनको क्या है, उनकी खोज की थी। खोज करना और पढ़ना अलग अलग चीज होती है। 1750 में। तो मैं चाहूंगा कि स्पष्टीकरण आप यहां लिख ही लो, नोट डाल के लिख लो, कई बार क्या रिटर्न कर देता है ये। लिखिए 1750 में टीफे थेलर ने दिल्ली में अशोक के स्तंभ लेख का पता लगाया था। दिल्ली में अशोक के स्तंभ लेख का पता लगाया था। चलें, अब ये बात आती है कि ये जो अशोक है इसके अभिलेखों की भाषा कैसी है? इसकी भाषा है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो प्राकृत भाषा है इसको अक्टूबर 2024 के अंदर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। टोटल 5 भाषाओं को एक साथ दर्जा दिया गया था, जिसमें पाली भी थी, मराठी भी थी, और 5 को जब दिया गया तो पहले 6 थी, और वर्तमान में फिर ये टोटल कितनी होगी? 11 होगी। ये 11 जो भाषाएं हैं, जो भारत में शास्त्रीय भाषाएं हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है आरएएस 2024 के अंदर। पेपर 24 का था, लेकिन हुआ वो 25 में था, 2 फरवरी 2025 को। उसमें ये 11 वाला क्वेश्चन आ गया है। अब देखो, ये जो भाषाएं होती है, यहां थोड़ा अलर्ट करना चाहूंगा। आईएएस 2014, आईएएस 2015, इसमें जब ओडिया, मलयालम इनको जब शामिल किया गया था, तब ऐसे क्वेश्चन आया था, भाषाएं लिख दी थी, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 1 व 2 सही, 2 व 3 सही, 3 व 4 सही, ऐसे आया था। तो अब हो सकता है कि आने वाले समय में आप पटवारी का, रेलवे का, एसएससी का जब एग्जाम देने लगो तो उसमें आपसे ये पूछ ले कि मुझे वो भाषा छांट के बताओ जो उनको शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो 11 भाषाएं आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। इसी कारण से जब अपना जनरल जीके चल रहा होता है तो बीच बीच में ये बताता रहता हूं। चाहूंगा लिख लीजिए, प्राकृत में लिख दो। वर्ष 2024 में वर्ष 2024 में भारत सरकार ने इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, क्लासिकल लैंग्वेज। शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है।
नए नए बच्चे जुड़ते रहते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा आपको ज़रूरत हो तो आप भी लिख लेना, लेकिन कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती है इसलिए बतानी ज़रूरी होती है। नोट डाल के लिख दीजिए। वर्तमान में भारत में 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। क्लियर? आइए एक बात और ध्यान रखना, तो अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा। लेकिन यदि आपको यह कह दे लघु अभिलेख, छोटे अभिलेख, ये किस भाषा में लिखे गए थे? ये ग्रीक और अरेमाइक भाषा में लिखे गए थे। तो एक स्टार डाल के लिख दीजिए, अशोक के लघु अभिलेख ग्रीक व अरेमाइक भाषा में लिखे गए। ग्रीक व अरेमाइक भाषा में लिखे गए। ठीक है, ग्रीक व अरेमाइक भाषा में लिखे गए। अब आ जाइए, अब भाषा होती है तो ऑब्वियसली बात है उसकी लिपि भी होती है। स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, लिपि को। तो दो लिपि है, एक है ब्राह्मणी लिपि और दूसरी है खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मणी लिपि और खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मणी लिपि, खरोष्ठी लिपि। देखिए ध्यान से मेरी बात को समझना। लिपियां जो होती है ये क्या है, कैसे लिखी जाती है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऐसे। तो ये जो लिपि लिखी गई, ये लिखी गई लेफ्ट टू राइट, मतलब दाएं से बाएं। और ये जो लिपि लिखी गई ये राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट ये लिखी गई। क्लियर होगी बात सारी? देखो जब आप क्वेश्चन करते हो और विशेष रूप से एग्जामिनेशन हॉल में जब आप करते हो तो बड़ी दिक्कत आती है। जैसे आपसे ऐसे पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों की वह कौन सी लिपि थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी या बाएं से दाएं लिखी जाती थी, तो ऑप्शन में दे देता है खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, ऐसे 2-3 नाम दे देगा। तो हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी हो तो आप इन दोनों में जो आपके सामने चैलेंज आएगा वो आएगा, यार लेफ्ट टू राइट कौन सी थी, राइट टू लेफ्ट कौन सी थी, वहां आपके होच-पोच हो जाएगा। ये होता है, इसी को दूर करना है। तो जब आपको लगे ये चीजें तो आप ध्यान रखना, यहां रुक जाया करो, कोई अपने हिसाब से कोई चीज निकाला करो। ठीक है ना? अपने हिसाब से कैसे निकालोगे? जैसे ब्राह्मणी लिपि है, ठीक है ना? तो ब्राह्मणी बायां, बा मतलब बायां, बायां दायां। ठीक है, समझे ना बात को? अपने हिसाब से तरीके निकाला करो, फिर दिक्कत नहीं आती है। नहीं तो बेटा ये लेफ्ट राइट ये हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए ब्राह्मणी लिपि में लिखो, अशोक के अधिकांश अभिलेख इसी लिपि में लिखे गए। अशोक के अधिकांश अभिलेख इसी लिपि में लिखे गए।
अधिकांश अभिलेख इसी लिपि में लिखे गए। चलें, आइए अब देखो, ये तो ठीक है, हो जाता है, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आता है वो। ये जो ख्रोष्टी लिपि है, इसमें अभिलेख के केवल 2 ही अभिलेख लिखे गए थे, इसके अलावा नहीं, और दोनों के नाम पूछे जाते हैं। एक का नाम है मानसहरा और दूसरे का नाम है शाहबाजगढ़। तो ख्रोष्टी लिपि में लिखिए, इस लिपि में अशोक के केवल 2 अभिलेख लिखे गए। एक का नाम है मानसहरा, दूसरे का नाम है शाहबाजगढ़। मानसहरा, शाहबाजगढ़। इसमें लिखिए, ये दोनों वर्तमान पाकिस्तान में है, ये दोनों वर्तमान पाकिस्तान में है। चले, आ जाइए, अब वापस अभिलेखों पे आ जाइए। लिखिए, अशोक के अभिलेखों में मिलने वाला, अशोक के अभिलेखों में मिलने वाला मुख्य शब्द धम। अशोक के अभिलेखों में मिलने वाला मुख्य शब्द धम। तो मुख्य शब्द जो है ये धम है। अब ये थोड़ी सी धम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन यहां थोड़ा सा विस्तार दे देता हूं। इसकी क्या है, 4 विशेषताएं हैं ये, मुख्य रूप से 4 विशेषताएं। आइए, सबसे पहले तो लिख दीजिए विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व आप जानते ही हो, भाईचारे को बढ़ावा, ठीक है, पूरी दुनिया में भाईचारे को बढ़ावा। फिर सार्वभौमिकता, इसको यूनिवर्सली बोलते हैं, यूनिवर्सली, और इसको जो बोलते हैं ब्रदरहुड। ये सार्वभौमिकता। एक है सहिष्णुता, इसको टॉलरेंस बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। और जो चौथा है वो है आपका नैतिकता, एथिक्स। नैतिकता। वैसे तो सब चीजें आप जानते हो। विश्व बंधुत्व क्या है, लिख दीजिए विश्व में भाईचारे को बढ़ावा। भाईचारे को बढ़ावा। सार्वभौमिकता का क्या मतलब होता है, लिखिए सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश। सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश। ठीक। सहिष्णुता का मतलब क्या होता है, सभी धर्मों को समान महत्व, लिख दीजिए सभी धर्मों को समान महत्व। ठीक। नैतिकता मतलब एथिक्स, एथिक्स मतलब चरित्र निर्माण। मतलब आपके आचरण पल पर, बिहेवियर।
आइए जी, आगे चलकर जब आप मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तब वहां मैं आपको बताऊंगा एक धर्म होता है दीन इलाही धर्म, उस पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, अकबर ने चलाया था। तो दीन इलाही धर्म की विशेषताएं जो है धम के समान है। तो मैं चाहूंगा कि एक नोट डाल के यहां लिख दीजिए, अकबर के द्वारा चलाए गए, अकबर के द्वारा चलाए गए दीन इलाही धर्म की विशेषताएं धम के समान है। अकबर के द्वारा चलाए गए दीन इलाही धर्म की विशेषताएं धम के समान है। ठीक, ये है जी। अब और भी बहुत सारी बातें हैं करने के लिए अपने पास। अशोक के अभिलेख हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन 5-10 मिनट का गैप देते हैं, चाय वगैरह पी लो, वापस चालू करते हैं।
आते हैं हम। आ जाओ सभी। क्या चल रहा है? अच्छा, ये चल रहा था ना अशोक। अशोक के शिलालेख पढ़ने हैं। आ जाओ, हेडिंग डाल दीजिए। अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख। तो अशोक के क्या है, टोटल 14 शिलालेख हैं और 14 शिलालेखों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक साइड में लिखिए शिलालेख, यहां पे लिखिए उल्लेख। मतलब क्या लिखा हुआ है या किसका वर्णन है, किसका उल्लेख है, किसका वर्णन है। चले आओ, जो मैं टिक करा दूं वो महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। वैसे सभी याद करो क्योंकि वर्तमान में ये चीजें आ रही है। पहला लिखिए फर्स्ट, इसको टिक कर लीजिए। शिलालेख फर्स्ट, इसमें लिखिए, इसमें पशु बलि पर रोक लगाने की बात कही गई है। पशु बलि पर रोक लगाने की बात कही गई है। पशु बलि पर रोक लगाने की बात कही गई है। तो आपसे यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि अशोक का वह कौन सा शिलालेख है जिसमें पशु वध पर या पशु बलि पर रोक लगाने की बात कही गई है। पहला, ठीक है ना। देखो, अब तुम कहोगे पता नहीं क्या है, जो भी है, लेकिन यदि आपके हो सकता है कौन सी बात कैसे सेट बैठ जाए, चीज़ों को ऐसे ही याद रखा करो। पशु बलि कौन सा शिलालेख है? पशु यार पशु पै मतलब पहला। ये याद बेटा ऐसे ही रहते हैं। ये तो मैं मेरे तरीके से बता रहा हूं, आप अपने तरीकों से भी कर सकते हो और आपका तरीका ज्यादा बेस्ट रहेगा। दूसरा शिलालेख लिखिए, दूसरा शिलालेख, इसमें लिखिए, इसमें दक्षिणी भारत के राज्यों के बारे में बताया गया है। इसको भी टिक कर लीजिए। इसमें दक्षिणी भारत के राज्यों के बारे में बताया गया है, जैसे चोल, पांडे, जैसे चोल पांडे, दक्षिणी भारत के राज्यों के बारे में बताया गया है। चले, अब देखिए दक्षिणी भारत के राज्यों के बारे में बताया गया, तो क्वेश्चन इससे बनता है कि वह कौन सा शिलालेख है जिसमें दक्षिणी भारत के राज्यों के बारे में बताया गया है। तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हो, दक्षिणी दै मतलब दूसरा, ऐसे, ये ऐसे ही याद हो। अब लिखिए तीसरा, तीसरा शिलालेख, इसमें लिखो, इसमें राजकीय अधिकारियों को, राजकीय अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य का दौरा करने के लिए कहा गया है। राजकीय अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य का दौरा करने के लिए कहा गया है। राज्य का दौरा करने के लिए कहा गया है।
क्लियर होगी बात सारे। अब ये तीसरे में है, राज्य का दौरा करने के लिए कहा गया है। मतलब जो अधिकारी रखे हुए थे उनको कहा गया कि प्रत्येक 5 वर्ष में आप राज्य का दौरा करें, पता लगे क्या परिवर्तन हुआ है, क्या लाभ हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, स्थिति क्या है, हमने जो काम किए थे वो कैसे चल रहे हैं, डिसमिस हो गए, क्या हो गए। वैसे जैसे भारत में पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी ना, उस तरीके से आप इसको मान सकते हो। चौथा लिखिए, चौथा शिलालेख, इसमें लिखो, इसमें धम का उल्लेख, ऐसे मत करो, ऐसे लिखो, धम का नारा। धम का नारा, नारा को आप यदि बहुत ज्यादा शब्द अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो उद्घोष। इसमें धम का उद्घोष बताया गया है, धम का उद्घोष बताया गया है। पांचवा, इसमें लिखो, इसमें मौर्यकालीन समाज की, मौर्यकालीन समाज की वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। मौर्यकालीन समाज की वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया। वर्ण व्यवस्था आप जानते हो समाज में जो किस तरीके से वर्ण व्यवस्था है। क्लियर, वर्ण व्यवस्था के बारे में। अब ये 2-3 चीजें हैं, जैसे ये चौथा हो गया, ठीक है ना, टिक मत कीजिए चाहे। पांचवा हो गया, इनके बारे में क्या आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से याद करने का प्रयास करें। मैंने आपको 2 बता दिए। अब लिखिए छठा, छठा लिखिए, इसमें आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, अंडरलाइन करो। इसमें आत्मनियंत्रण के साथ साथ, आत्मनियंत्रण के साथ साथ यह बताया गया है कि, यह बताया गया है कि आम जनता, आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है। आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है, ठीक है ना, किसी भी समय राजा से मिल सकती है। इसमें यदि मैं आपसे कहूं, आत्मनियंत्रण वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अशोक का वह कौन सा शिलालेख है जिसमें सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताया गया है, तो छठा शिलालेख है। नेक्स्ट लिखिए, सातवां, इसमें लिखो, इसमें धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताया गया है। धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखो इसको इस रूप में आप पढ़ सकते हो, सहिष्णुता, से मतलब 7। ठीक, चलिए नेक्स्ट लिखिए, आठवां, आठवां, इसमें लिखो, इसमें सम्राट की, इसमें सम्राट की धार्मिक यात्राओं के बारे में बताया गया है। सम्राट की धार्मिक यात्राओं के बारे में बताया गया है। याद कीजिए, मैंने आपको यहां कुछ चीजें करवाई थी। ये देखिए,
सम्राट की धार्मिक यात्राएं। तो आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो। इसका जो उल्लेख है शिलालेख 8 में। ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन और ऐसे ही तैयार किए जाते हैं। वहां भी आप लिख सकते हो शिलालेख 8 में। क्लियर? ठीक है, चलिए। अब ये बहुत चीजें कराई है आपको। ये यहाँ पे ध्यान दो, लिख लेना। आप आए नहीं थे, ये देखो, ये देखो। चलिए अब आइए 9वां लिखो, शिलालेख 9। इसमें लिखिए, इसमें शिष्टाचार के बारे में बताया गया है। शिष्टाचार के बारे में बताया गया है। शिष्टाचार, शिष्टाचार के बारे में बताया गया है। 10वां लिखिए, लिखिए इसमें अशोक ने यह आदेश दिया है, अशोक ने यह आदेश दिया है कि राजा व अधिकारी जनता के हित में काम करें। राजा व अधिकारी जनता के हित में काम करें। नेक्स्ट लिखिए 11। इसमें लिखो, इसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है। धम्म नीति की व्याख्या की गई है। अब देखिए, धम्म का उद्घोष किसमें है? चौथे में। और 11 में क्या है? व्याख्या धम्म नीति की। तो ये इसमें क्या एग्जामिनर का ध्यान रहता है, पूरा कंफ्यूज कर देता है आपको। नेक्स्ट लिखिए 12, शिलालेख 12। इसमें लिखो, इसमें सार्वभौमिकता के बारे में बताया गया है। सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता मतलब यूनिवर्सली। यूनिवर्सली का मतलब क्या होता है? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश। सार्वभौमिकता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट लिखिए 13, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिलालेख 13। ये बहुत बार आता है भाई, बहुत ज्यादा बार आता है, स्पेशली पूछते हैं और पहले बता चुका हूं। लिखिए, इसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन है। कलिंग के युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट लिखिए 14, शिलालेख 14। लिखिए, इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए, जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। होगी बात सारी? तो बेटा इसको मत, ये चीजें भूल मत जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं।
इसमें यदि आपने गड़बड़ी कर दी तो फिर गड़बड़ी है। आपको बता दिया मैंने, ये 13वां नंबर है और एक सहिष्णुता वाला कहाँ है, ये रहा 7वां सहिष्णुता वाला, इस पे भी ध्यान दें। धम्म का नारा 4 है और धम्म नीति 11 है, ठीक है ना। 5 में मौर्यकालीन समाज की वर्ण व्यवस्था, ये मौर्य समाज को लेकर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। पशु बलि दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख है, तो ये चीजें जब अपने थोड़ा बार बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगी। चलिए, ये सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन था इसका, जो आपका हो सकता है जटिल भी लगे, लेकिन इतना जटिल भी नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, अशोक के स्तूप या स्तंभ। बात मत करो भाई, बात मत कीजिए। आजकल क्या है, मैं डांटता नहीं हूं, आजकल मैं नाराज होता हूं। हाँ, आइए, पहला लिखिए सारनाथ स्तूप। अब बेटे देखो, आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है सारनाथ स्तूप, सारनाथ स्तंभ, यूपी के वाराणसी से लिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये कराया जाता है, आर्ट एंड कल्चर में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, याद कीजिए, ठीक है ना, सारा बताया हुआ है आपको ये। तो ये वैसे तो है वाराणसी में, इसमें एक लाइन लिख दीजिए, यहां से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, यहां से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ लिया गया है। यहां से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ लिया गया है। चलें, आइए नेक्स्ट लिखिए, सांची का स्तूप। ये जो सांची का स्तूप है, ये रायसेन में है, मध्य प्रदेश, रायसेन मध्य प्रदेश। इसकी कई महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है ये। एक तो इसमें लिखो, यह सर्वश्रेष्ठ स्तूप है, यह सर्वश्रेष्ठ स्तूप है, सर्वश्रेष्ठ स्तूप है ये, मतलब बेस्ट है ये, ठीक है। और एक आपको ये ध्यान रखना है, यह वर्तमान में 200 रुपए पर बना हुआ है। 200 रुपए है क्या? नहीं, मतलब देखे हैं क्या? हैं? 200 रुपए, ये पेन निकाल रहा है। 200 रुपए पर है, ठीक। आइए देखो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो आप हो सकता है आपको जानकारी तो होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो 2-3 बार आपको करंट जीके में कराया हुआ है। नोट डाल के लिख दीजिए, भारत की पहली सोलर सिटी सांची है, ध्यान रखना। स्पेशली लगा दीजिए, करंट का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ये बीच बीच में मैं करंट के ये जनरल जीके के अंदर डाल देता हूं, किसी को ऐतराज है तो बंद कर देता हूं, नहीं कहते भाई ये तो वहां भी हो जाता है यहां भी हो जाता है, तो फिर इसमें क्या मतलब है दोबारा कराने का, हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। भाई ऐसे कोई हो तो बता देना मुझे। चलिए जी, नेक्स्ट लिखिए। नहीं, ये रुमिनदेई स्तूप,
या स्तंभ कह दीजिए, रुमिंदई, इसमें लिखो यह बुद्ध के जन्म से संबंधित है, यह बुद्ध के जन्म से संबंधित है, बुद्ध के जन्म से संबंधित है। चौथा लिखिए भाब्रू स्तूप, भाब्रू स्तूप, इसमें लिखो इसमें अशोक ने स्वयं को महान बताया है, इसमें अशोक ने स्वयं को महान बताया है। भाब्रू जयपुर के अंदर है। चले, स्वयं को महान बताया है। एक बात और है, नोट डाल के लिखिए, मास्की का लघु शिलालेख, मास्की का लघु शिलालेख, लिखिए। इस पर अशोक का नाम लिखा हुआ है, इस पर अशोक का नाम लिखा हुआ है। इस पर अशोक का नाम लिखा हुआ है। क्लियर? आइए, ये है जी अशोक के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। ठीक, तो बौद्ध धर्म अपना लिया इसने, और जैसे इसने धर्म को अपनाया वैसे ही मौर्य वंश का पतन प्रारंभ हो गया। ठीक है ना? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें अपनी रक्षा के लिए अपने विचारों में बदलाव करना चाहिए। तो एक नई लाइन से लिखिए, अशोक की मृत्यु के बाद, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। हो गई बात सारी क्लियर? आइए, अब इसके बाद कौन कौन से शासक आए। जैसे अशोक के बाद जो शासक आया, कुणाल, कुणाल के बारे में मैंने आपको बता दिया था थोड़ा सा। ठीक है ना? ये सारी चीजें आपको बता दी थी। महेंद्र भी इसके पुत्र था, बड़ा पुत्र था। संघमित्रा, तो इन सबको इसने कहाँ भेज दिया था? श्रीलंका में भेज दिया था। ठीक है ना? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है। फिर दशरथ, दशरथ ये शासक बना। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि अशोक का पौत्र कौन था? अशोक का पुत्र कौन था? ठीक है ना? ये दशरथ था, अशोक का पुत्र। ये इसलिए पूछा भी जाता है क्योंकि इसने एक उपाधि धारण की थी, देवानाम प्रियदर्शी, अशोक के समान। तो आपके एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा है, अशोक के अलावा मौर्य वंश का वह कौन सा शासक था जिसने देवानाम प्रियदर्श की उपाधि को धारण किया था? आइए नेक्स्ट लिखिए, संप्रति। अब ये थोड़े थोड़े टाइम के लिए आए थे, इनने कोई ज्यादा उपलब्धियां दर्ज की नहीं। फिर आया वृद्धर्थ। वृद्धर्थ, ये वृद्धर्थ है, इसकी एक ही महत्वपूर्ण बात है, मौर्य वंश का अंतिम शासक। मौर्य वंश का अंतिम शासक।
मौर्य वंश का अंतिम शासक। अब देखिए, इसका अमात्य था, उसका नाम था पुष्यमित्र सूंग। पुष्यमित्र सूंग, ध्यान रखना ये पुष्यमित्र सूंग है। चंद्रगुप्त मौर्य जब मैंने आपको करवाया था तो वहां मैंने पुष्यगुप्त करवाया था, ठीक है ना। उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था गुजरात के अंदर। ये ध्यान रखना, जैसे जैसे सुदर्शन झील की चर्चा होगी वैसे वैसे आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें लिख दीजिए, इसने वृद्धर्थ की हत्या करके सूंग वंश की स्थापना की। वृद्धर्थ की हत्या करके सूंग वंश की स्थापना की। ठीक, आइए जी, अब आपको यह ध्यान रखना है कि इसने वृद्धर्थ की हत्या की थी और सूंग वंश की स्थापना की। ये कहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसका जो उल्लेख है ये है हर्षचरित्र में। आगे चलकर हम पढ़ेंगे, हर्षचरित्र में इसका वर्णन किया गया, ये बात लिखी हुई है हर्षचरित्र। और इसके जो राइटर हैं बाणभट्ट। शानदार क्वेश्चन है, जब मैं ये करवाऊंगा हर्षवर्धन के बारे में तब इसकी पूरी डिटेल दूंगा, किस भाषा में लिखी गई, क्या उल्लेख है, सब चीजें इसके अंदर आएगा। क्योंकि आजकल साहित्य को हमने बहुत बढ़िया तरीके से करना है। आपको मैंने इंडिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, आपको मैंने राजतरंगिणी के बारे में विशेष जानकारी दी है, ठीक है ना। आपको मैंने अर्थशास्त्र के बारे में विशेष जानकारी दी है, आपको मैंने मुद्रा राक्षस के बारे में विशेष जानकारी दी है। ये टॉप के ग्रंथ होते हैं, ध्यान रखना, टॉप के ग्रंथ बोलते हैं इनको, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं ये, इनको बिल्कुल नजरअंदाज मत करना। क्लियर होगी बात सारी। चलिए जी, तो आज हम इसमें इतनी ही बात करेंगे।